गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की कॉन्टिनेंट सीरीज में हम आज अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के भौगोलिक एस्पेक्ट को जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, अफ्रीका की वनस्पतियां, विभिन्न जनजातियां जो अफ्रीका में निवास करती है तथा अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप को ब्लैक कॉन्टिनेंट अंग्रेजों ने कहा था। इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप, इस महाद्वीप को यहां उपस्थित अश्वेतों की संख्या की अधिकता के कारण अंग्रेजों ने इसे अश्वेत महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा था। यह वह समय था जब नस्ल भेदी टिप्पणियां आम हुआ करती थी। आगे जाकर जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में नस्ल भेद के विरोध में आंदोलन विश्व में हुआ, तब अफ्रीकियों को भी अपने मानव अधिकारों का ज्ञान हुआ। उस समय अफ्रीकी इस बात से अवगत नहीं थे कि ब्लैक और व्हाइट इसके आधार पर क्या भेदभाव होता है, क्योंकि इस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। यहां पर लगभग लोग अश्वेत ही हैं, तो इन्हें अश्वेतता होना या किसी का अश्वेत होना कुछ नई घटना नहीं लगती या कुछ नया स्वरूप नहीं लगता। हाँ, श्वेत लोगों के इस महाद्वीप के आगमन के बाद थोड़ा उन्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ और बाद में श्वेत अश्वेत का भेदभाव अफ्रीका के अंदर प्रारंभ हुआ। आप जानते ही होंगे कि इस महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी क्रिकेट टीम में भी आरक्षण है, यानी कि रिजर्वेशन का सिस्टम ऐसा है कि क्रिकेट टीम में भी एक ब्लैक को खिलाना ही है क्रिकेट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्लैकों को लेकर के राइट्स पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में संपूर्ण 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह बातें उठना प्रारंभ हो गई थी और उसके बाद जाके अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम भी नस्ल के आधार पर होने वाला एक स्वतंत्रता संग्राम था। खैर, यह तो उसकी एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर मैंने इसको बतलाया। अफ्रीका महाद्वीप को समझने से पहले यह बता दूं कि वे कौन कौन से मार्ग हैं जो अफ्रीका महाद्वीप तक, या वे कौन कौन सी जल संधियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप को विश्व के अन्य महाद्वीपों से अलग करती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले यह है बाब अल मंडेब की जल संधि। बाब अल मंडेब की वाटर ट्रीटी, बाब अल मंडेब की जो जल संधि है, ये एशिया कॉन्टिनेंट को, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है। इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडेब की जल संधि। ये दो देशों के बीच स्थित है। एक तरफ है यमन और एक तरफ है जिबूती। तो अगर आपसे दो देशों के बीच में भी पूछा जाए कि बाब अल मंडेब की जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा यह यमन और जिबूती के बीच है। अगर कॉन्टिनेंट में पूछा जाए कि किन दो महाद्वीपों के बीच है, तो उत्तर होगा एशिया और अफ्रीका के बीच है। लेकिन यदि दो सागरों का जंक्शन पूछे कि किन दो सागरों के बीच स्थित है बाब अल मंडेब की जल संधि, तो रेड सी यानी कि लाल सागर और अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के बीच यह जल संधि है। जल संधि वाटर ट्रीटी किसे कहते हैं? जो भिन्न दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती है, उसे जल संधि कहते हैं। यह जो मार्ग है, इस मार्ग की महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि केवल स्वेज नहर के बनने के बाद लंदन और बंबई के बंदरगाह के बीच करीब करीब 5000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई जब स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ था। इससे पहले किसी भी यूरोपीय को अगर भारत आना पड़ता था तो उसके लिए केवल भूमध्य सागर से होकर, अफ्रीका से होकर, अरब के व्यापारियों के सहयोग से वो भारत पहुंचता था। या भारत आने का स्थल मार्ग जो था वो मध्य एशिया से होकर के इस तरफ भारत आने, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से भारत आया जाता था। भारत तक पहुंचने का पूर्णतः समुद्री मार्ग
ढूंढने वाला पहला व्यक्ति वास्को डिगामा था, जिसने 1498 में भारत तक आने का पूर्णतः समुद्री मार्ग, ऐसा मार्ग जो बिना किसी स्थल से होकर जाता था, उस मार्ग को ढूंढा था। और कभी हम किसी अन्य कक्षा में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे यूरोपीय शक्तियों ने भारत की खोज की, समुद्री मार्ग की, भारत तक जाने की खोज की। इसको हम लोग कभी आने वाले समय में देखेंगे और उनको भारत के बाजारों की या भारत के उत्पाद की क्यों इतनी अधिक आवश्यकता थी, जो भारत को खोजने के लिए उन्होंने बड़े बड़े समुद्री अभियान चलाए थे, जो तमाम अभियानों की असफलता के बाद अंततः वास्को डिगामा को वर्ष 1498 में भारत तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई। ये केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप। यह भी एक समुद्री मार्ग है, केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। फ्रेंड्स, यहां द वाटर ट्रीटी ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि है। और जिब्राल्टर की जो जल संधि है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार बाब अल मंडेब की जल संधि एशिया को अफ्रीका से पृथक करती है, उसी प्रकार यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने के लिए जो प्रमुख जल संधि है, उसका नाम है जिब्राल्टर की जल संधि। और यह जिब्राल्टर की जल संधि यूरोप महाद्वीप के एक देश स्पेन को अफ्रीका के एक देश मोरक्को से पृथक करती है, अफ्रीका के एक देश मोरक्को से पृथक करती है। और दोनों ही देशों के बीच, ध्यान देंगे, यह जल संधि भूमध्य सागर में स्थित है। अब फिर प्रश्न आएगा कि यह जल संधि किन दो सागरों को या महासागरों को जोड़ती है? तो यह वाटर ट्रीटी भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से या अंध महासागर से जोड़ने का काम करती है यह जल संधि। मोरक्को अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित एक रेगिस्तानी देश है। इस देश का भारत से केवल एक कारण से ऐतिहासिक आधार पर यह जुड़ा हुआ है, और वह है इब्न बतूता का भारत आगमन। इब्न बतूता भारत आया था, एक अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक रहला में भारत तक पहुंचने के साहसिक मार्ग और उसकी साहसिक यात्रा का वृतांत उस पुस्तक में किया है उसने। और यह मोरक्को का ही रहने वाला था इब्न बतूता मोरक्को का ही निवासी था। खैर, यह तो अफ्रीका महाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों से जुड़ी कुछ बात हो गई। इसके अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो देयर आर 54 कंट्रीज। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इंक्लूडिंग साउथ सुडान को मिलाकर 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में। तो देशों की संख्या के आधार पर, देशों की, राष्ट्रों की संख्या के आधार पर विश्व में सबसे अधिक राष्ट्र जो हैं, वो राष्ट्र अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल ज्योग्राफी या अफ्रीका महाद्वीप के भौतिक भूगोल पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका के भौतिक भूगोल को फ्रेंड्स यदि देखें आप, तो अफ्रीका के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में, अफ्रीका के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में आपको एक मरुस्थल मिलेगा, एक डेजर्ट मिलेगा, और इसका नाम है द ग्रेट डेजर्ट ऑफ सहारा या सहारा का मरुस्थल। सहारा का मरुस्थल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, जो कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल से भी 2.5 गुना से अधिक बड़ा केवल यह एक मरुस्थल ही है। साथ ही यह मरुस्थल, चूंकि विश्व में 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लासेस में। एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट, यानी कि ठंडे मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। एक होते हैं वार्म या हॉट डेजर्ट, वार्म या हॉट डेजर्ट, और ये होते हैं गर्म मरुस्थल। तो जो ठंडे मरुस्थल होते हैं वो बर्फ से कवर्ड होते हैं, जैसे कि साइबेरिया, जैसे कि अंटार्कटिका, जैसे कि लेह लद्दाख, जैसे कि सियाचिन। लेकिन जो मरुस्थल गर्म होते हैं उन्हें भी 2 भागों में बांटा जाता है। उन गर्म मरुस्थलों को, एक को कहते हैं सैंडी डेजर्ट, एक को कहते हैं सैंडी डेजर्ट। सैंडी डेजर्ट को हिंदी में बोलेंगे
रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, और एक है पथरीला मरुस्थल, रॉकी डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट यानी पथरीला मरुस्थल। अब यह समझने वाली बात है कि सहारा का मरुस्थल एक पथरीला मरुस्थल है। यहां पर रेत कुछ कभी जगहों पर है, कुछ ही जगहों पर है, बाकी संपूर्ण मरुस्थल एक पथरीला मरुस्थल है। और यह कुछ 8-10 देशों में पड़ता है। वे कौन से देश हैं जो सहारा मरुस्थल से अपनी सीमा साझा करते हैं? उनमें से सबसे प्रमुख नाम जो है इजिप्ट यानी मिस्र का है। मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ध्यान दीजिए, मैं सभ्यता बोल रहा हूं, संस्कृति नहीं बोल रहा। सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, मैंने इतिहास की क्लास में समझाया था। सभ्यता मतलब जिस समय के लोगों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था और न ही उनके द्वारा लिखी गई लिपियों को पढ़ा जा सका है, वो सिविलाइजेशन है। लेकिन जिस पीढ़ी के लोगों को लिखने, पढ़ने, समझने का ज्ञान था और उनकी भाषा का अभी भी अनुवादीकरण किया जा चुका है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। तो अगर आपसे संस्कृति की प्राचीनता पूछी जाए तो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातनी संस्कृति है। लेकिन अगर सभ्यता पूछी जाए तो मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे रहती थी, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। अब इसी के साथ आगे बढ़े। एक तो मिस्र हो गया, मिस्र के अतिरिक्त हम देखें तो लीबिया, उसके साथ देखें अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, ये सभी देश मिलकर सहारा मरुस्थल से अपनी सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, यह अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है विश्व का, इसको जरूर नोट करें आप लोग। अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में या जिस महाद्वीप से तीनों भौगोलिक रेखाएं यानी कि लाइन ऑफ इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, लाइन ऑफ इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा, और लाइन ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। चूंकि ये जो विषुवत रेखा है, आप जानते होंगे, मैंने विषुवत रेखी जलवायु में बताया, इस जलवायु में प्रतिदिन वर्षा होती है, डेली रेनफॉल होती है। डेली रेनफॉलिंग के कारण इधर पर कॉन्गो और कॉन्गो के बेसिन में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहां पर। और यहां पर कई तरह के वर्षावन स्थित है। खुद केनिया में, तंजानिया में, युगांडा में, बरुंडी में, हर वो देश जो इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास है। तो यह जो मध्य का क्षेत्र है अफ्रीका का, मध्य अफ्रीका का, यह सदा हरित वनस्पतियों से लेस है। यहां पर सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है, विशेष रूप से कांगो और कांगो से जुड़े जंगलों में। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे, नीचे की तरफ आप इस चीज को देखें कि वापस से ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरफ आप आएंगे। जब इसके नीचे आएंगे, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा है। और यहां पर आपको फिर एक बड़ा सा डेजर्ट मिलेगा और इस डेजर्ट का नाम है कालाहारी मरुस्थल, जो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल दो देशों में यानी कि नामीबिया व बोत्सवाना में स्थित है। नामीबिया और बोत्सवाना, इन दोनों देशों में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। एक बार फिर से देशों के नाम लिख देता हूं। यह नामीबिया, नोट करते चलिएगा, नामीबिया वह बोत्सवाना में स्थित है, बोत्सवाना में। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में एक और मरुस्थल है जिसकी चर्चा होनी जरूरी है और उसका नाम है नुबियन डेजर्ट। नुबियन पर भी पेपर में पूछा गया है कि नुबियन डेजर्ट
किस महाद्वीप में या किस देश में आता है? तो नुबियन का मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल आप देखेंगे सूडान में आता है, यह सूडान का मरुस्थल है, नुबियन डेजर्ट। तो इस तरीके से अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा तो सहारा कवर कर लेता है पूरा पूरा। अफ्रीका का मध्य हिस्सा जो है वो सदाहरित वनों से आच्छादित क्षेत्र है। सहारा और विषुवत रेखा के बीच में जहां पर सवाना ग्रासलैंड है, वहां पर नुबियन डेजर्ट है सूडान में। उसके नीचे आप आएंगे तो कालाहारी मरुस्थल मिलेगा आपको बोत्सवाना में और नामीबिया में। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अफ्रीका में कुछ फेमस माउंटेन हैं, उस माउंटेन पर भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। उसमें से एक है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन, आप लोगों ने एटलस का नाम सुना होगा। यहां तक कि हम लोग जो विश्व के मैप को पढ़ते हैं, विश्व के मैप को भी एटलस के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड मैप को भी एटलस कहते हैं। एटलस माउंटेन पर पेपर में प्रश्न आया था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2014 में, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2014 में यह प्रश्न था कि एटलस पर्वत कहां स्थित है। तो एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत को पार करते ही भूमध्य सागर का क्षेत्र आ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, एटलस पर्वत अफ्रीका में है। एटलस पर्वत अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, आप लोगों ने माउंट किलिमंजारो का नाम सुना होगा तब जब मैंने पृथ्वी की बाहरी परतों के बारे में बतलाया था, अपर एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में बतलाया था। उस समय आपने माउंट किलिमंजारो का नाम सुना होगा, क्योंकि यह पर्वत वैसे तो तंजानिया देश में स्थित है, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर पड़ती है गर्मी वर्ष भर, लेकिन यह विषुवत रेखा में स्थित होने के बावजूद भी यहां पर ग्लेशियर है, इसके टॉप पर बर्फ पाई जाती है, स्नो से कवर्ड माउंटेन है ये। तो स्नो कैसे हुई यहां पर बर्फ से कवर्ड कैसे हुआ यह क्षेत्र, तो इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि यह पर्वत चूंकि 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन सा पर्वत? माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो 6000 मीटर की हाइट पर है, इसकी ऊंचाई पर। और ट्रोपोस्फियर में मैं बता चुका हूं टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस के रेट से क्या होता है? डिक्लाइन होता है। क्षोभ मंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। इसलिए 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे की तुलना में कम मिलेगा और यहां पर हमेशा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। तो माउंट किलिमंजारो आप जरूर ध्यान रखिएगा, यह तंजानिया देश में स्थित है। सेकंड है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के लिए, जैसे कि आपको पता होगा डायमंड के प्रोडक्शन में दक्षिण अफ्रीका का विश्व में प्रथम स्थान है। गोल्ड में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका भी एक महत्वपूर्ण स्वर्ण उत्पादक देशों में शामिल है। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और इससे जुड़े शहर जोहान्सबर्ग, डरबन, केपटाउन, प्रिटोरिया, ये सब शहर इसी के तराई क्षेत्रों में है और ड्रेकेंसबर्ग एक महत्वपूर्ण पर्वत है दक्षिण अफ्रीका का। उसी प्रकार फ्रेंड बीच में मिलेगा द प्लेट्यू ऑफ कटंगा या जायरे का पठार, जायरे का पठार, कटंगा का पठार। यहां पर भी टीन, बॉक्साइट, ये सब महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र अफ्रीका के मध्य में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अफ्रीका के मरुस्थलों को, अफ्रीका के कुछ प्रमुख पर्वतों को अभी हम लोगों ने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखते हैं, अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों को जानते हैं। नदियों की श्रृंखला में अफ्रीका को तो यह सौभाग्य प्राप्त है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी उसी महाद्वीप में स्थित है।
और इस नदी का नाम है नील नदी, नाइल रिवर। एकमात्र ऐसी नदी है जो पृथ्वी पर बहती है और चंद्रमा पर से भी दिखती है, वो है नील नदी। नील नदी, नील नदी का ओरिजिन कहां, देखिए वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यह नदी 3 लैक्स के आसपास से निकलती है और 2 रूप में निकलती है, व्हाइट नील एंड ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। और ये लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील, देखिए मैं नील नदी का मार्ग यहां बता रहा हूं लेकिन यहां फिर भी समझा रहा हूं। यहां पर 3 देश हैं, केनिया, तंजानिया और युगांडा। इन तीनों में जो झील फैली है इसका नाम है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया। यहीं से निकटवर्ती क्षेत्र से ब्लू और व्हाइट नाइल निकलती है। जैसे ही ब्लू और व्हाइट नाइल निकलती है, ये दोनों नदियां पृथक पृथक आगे बढ़ती है, अलग अलग आगे बढ़ती है। पहले तो आप यह ध्यान दें कि जो नील नदी है इसका उद्गम विषुवत रेखा के निकट से होता है। इस नदी का उद्गम लाइन ऑफ इक्वेटर या विषुवत रेखा के निकट से होता है।